नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ बुलंदशहर से, जहां पर लव जिहाद का एक मामला इस वक्त सामने आ गया है। एक धर्म विशेष के युवक ने युवती को झांसा देकर फंसाया, खुद को शिवम अग्रवाल बताकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। रेस्टोरेंट ले जाकर खाने में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा और युवती को शादी के बाद पता चला कि युवक का नाम शिवम नहीं बल्कि मेहताब है। इस पूरे मामले में पीड़िता ने फिलहाल पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी मेहताब ने कहा है कि पाकिस्तान से उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, उनकी फंडिंग की जाती है। पीड़िता का कहना है कि मेहताब को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिलती है, फंडिंग होती है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अशोक, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जिस तरीके से ये लव जिहाद का पूरा मामला सामने आया है, अपनी पहचान छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर युवती के साथ शादी की गई, दुष्कर्म किया गया, उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला करके, और शादी के बाद युवती को पता चलता है कि उसका नाम शिवम नहीं बल्कि मेहताब है। अशोक। बिल्कुल कृतिका, आपको बता दूं ये कोतवाली नगर का मामला है। 2016 में इनकी स्टोरी शुरू होती है कॉलेज टाइम में। एक शिवम अग्रवाल नाम बताता है युवक, इसको लेकर इनकी शादी बेकायदा शादी की जाती है। शादी होने के बाद में 3.5 साल का बच्चा भी है इनके पास में। इसको लेकर जब पर्द खुलते गए तो पीड़िता ने इस पूरे मामले को एक गंभीर आरोप उसको जो मालूम पड़ा था ये शिवम नहीं मेहताब है, जिसको लेकर इसके गाजियाबाद में एक रेस्टोरेंट में जाकर इसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इसके पीड़ित जो युवक के परिजनों ने भी इसके साथ दुष्कर्म करा। पीड़िता के पूरे मामले को जो एसएसपी के यहाँ इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया महिला ने, और महिला के आरोपों की जांच की जा रही है जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच के बाद एक एसीपी कृतिका उनका बयान आता है। वो कहते हैं कि इनके पहले इनकी बाकायदा शादी होती है, शादी के बाद 3.5 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है। हर पहलू पर जांच की जा रही है जो पीड़िता ने आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें 2 टीम लगाई गई है कि कहाँ लोकेशन पर जो पीड़िता ने आरोप लगाए हैं। गाजियाबाद में जाकर दुष्कर्म करा, नशीले पदार्थ खिलाए गए और उन एंगलों पर जांच करने के लिए पुलिस का दावा किया जा रहा है। एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से पीड़िता ने आरोप लगाए कि 2016 से लेकर अब तक 5 साल में मालूम हो पाया कि पीड़िता को कि ये मुस्लिम युवक है, तो पुलिस उसको भी संदेह मान रही है क्योंकि इनका बाकायदा शादी हुई है। पुलिस संदिग्ध मानते हुए पहले प्रेम प्रदर्शन की बात बता रही थी, अब हर एंगल पर जांच करने का दावा किया जा रहा है बुलंदशहर पुलिस की तरफ से। जी अशोक, आखिर पुलिस की तरफ से क्या कब तक गिरफ्तारी की बात कही जा रही है? बिल्कुल कृतिका, आपको बता दूं कि बुलंदशहर पुलिस की तरफ से कुल इसमें एसीपी जांच कर रही है। महिला ऑफिसर हैं, वो खुद जांच कर रही हैं कि किस कारण उनका सर्टिफिकेट निकाला जा रहा है। जो मेहताब बताया जा रहा है कि युवक का बुलंदशहर का रहने वाला है, जिसके उसकी आईडी प्रूफ निकाली जा रही है कि कहाँ का रहने वाला था ये और किस कारण इसने इस तरीके का वो लड़की को झांसे में लेकर शादी की है। हर एंगल पर जांच की जा रही है। पुलिस की तरफ से एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और उसके अनुसार जो भी तथ्य निकल के आएंगे पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। कि पुलिस जो पीड़िता ने जो आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक से शादी हो, मुस्लिम युवक टारगेट बनाकर पाकिस्तान की फंडिंग होती थी, उन पहलू पर भी जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक ये युवक गिरफ्तार होता है। न्यूज़ 1 इंडिया पीड़ित की आवाज को उठा रहा है और उठाने के बाद बुलंदशहर के आलाधिकारी जो आरोपी युवक को कब तक गिरफ्तार किए करते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो देखना होगा अब इस पूरे मामले में, जब ये पूरा मामला सामने आ चुका है, पीड़िता की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई, अब इसके बाद में आरोपी मेहताब की आखिर गिरफ्तारी कब की जाती है। अब वही ग्राउंड रिपोर्टर में अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, आगरा और मैनपुरी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरक्षपीठ में सुबह गौ सेवा और जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। गोरखपुर जटाशंकर गुरुद्वारे में शहीदी पर्व पर यह कार्यक्रम सुबह 11:15 बजे से लेकर के 12:15 बजे तक सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा। चंपा देवी पार्क में 1000 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। 1:40 से 2:30 बजे तक मैनपुरी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नरसिंह यादव इंटर कॉलेज करहल में जनसभा करेंगे। 3:15 बजे आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो हमने आपको बताया, मिनट टू मिनट की भी क्या कुछ उनका कार्यक्रम है वो भी हमने आपको बताया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, आगरा और मैनपुरी में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले आज गोरखपुर में ही गोरक्षपीठ में सुबह गौ सेवा और जनता दर्शन का कार्यक्रम है, जहां जनता अपनी फरियाद लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है और मुख्यमंत्री उन फरियादों को सुनते हैं। उसके बाद में सीधे तौर पर उन मुश्किलों को, उन मुसीबतों को खत्म करने के आदेश अधिकारियों को दिए जाते हैं। जो भी फरियाद वो लेकर आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1:40 पर 2:30 बजे तक मैनपुरी में चुनावी रैली को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। नरसिंह यादव इंटर कॉलेज करहल में भी जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3:15 बजे आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही लखनऊ से अश्वनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्वनी, आपके पास आना चाहेंगे। आज जो 3 जगह पर कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, मैनपुरी, आगरा और गोरखपुर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर पहुंचे थे और आज अभी गोरखपुर में है। लमसम 12 बजे वहां से जो है आगरा के लिए रवाना होंगे, खेरिया एयरपोर्ट के लिए। निश्चित तौर पर गोरखपुर में भी तमाम कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। साथ ही साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम है जिसमें शिरकत होंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा और वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच के नवविवाहित जो दंपति होंगे उनको आशीर्वाद देंगे। उसके बाद वहां से लमसम 12 बजे के जो खेरिया एयरपोर्ट आगरा वहां के लिए रवाना होंगे और 1 बजे के लमसम में वहां पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे वहां से मैनपुरी करहल विधानसभा जो सीट है वहां पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर जो मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है वो इस समय सबकी निगाहों में है। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों का भविष्य कहीं ना कहीं तय होना एक तरीके से माना जा रहा है इस विधानसभा सीट से। एक और जहां समाजवादी पार्टी बिना मुलायम सिंह यादव के पहला चुनाव लड़ रही है, अभी तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो अस्तित्व था वो कहीं ना कहीं काम आता था। जो उन्होंने काम मैनपुरी और आसपास के क्षेत्र में किया था वो काम आता था। 1995 से लगातार मैनपुरी लोकसभा सीट पर भारतीय समाजवादी पार्टी का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि हर बार कोशिश की कि पटकनी दी जाए वहां पर समाजवादी पार्टी को, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। हालांकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसके हौसला अफजाई इसलिए है क्योंकि हाल ही में अभी उपचुनाव 2 जगह हुए थे जिसमें आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट शामिल थी। ये दोनों सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना मुश्किल था। हालांकि 2019 का जब आम चुनाव लोकसभा का हुआ था उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर जीत नहीं हासिल कर पाई थी। हालांकि उपचुनाव हुए, उपचुनाव के दौरान देखा गया भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव पर आरोप लगा था कि वो चुनाव प्रचार तक करने नहीं गए थे, जिसका खामियाजा ये रहा, जिसका परिणाम यह आया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के दोनों गढ़ चले गए थे। अब मैनपुरी की बारी है। मैनपुरी एक और जहां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा समाजवादी पार्टी, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बना करके एक संदेश देना चाहती है कि सारे गढ़ अब खत्म हो गए उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के। निश्चित तौर पर इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही। पिछले दिन देखा गया उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम लगातार वहां दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा मंत्रियों की एक फौज वहां पर लगाई गई। मैनपुरी से सदर सीट से विधायक और वर्तमान समय में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह है, वो तो वहां पर अपना डेरा डाले हुए पिछले 10 दिनों से लगातार वहां डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके कंधों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी अस्तित्व लड़ाई है कि क्या आखिर उनका वो क्या कर सकते हैं उस सीट पर। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री का दौरा है। मुख्यमंत्री जाएंगे कहीं ना कहीं करहल विधानसभा जो है, जो टफ जहां माना जा रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस विधानसभा में जाकर के दहाड़ेंगे नहीं। निश्चित तौर पर अगर इससे पहले का इतिहास देखें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री ने जिन सीटों पर चुनावी प्रचार किया, लमसम 70 से 80% सीटें वो भारतीय जनता पार्टी खाते में आई। लेकिन मैनपुरी की स्थिति कुछ
कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर जसवंत नगर और करहल विधानसभा सीटें भी इस लोकसभा सीट में आती हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि ये चुनाव उसके लिए आसान नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ही अच्छी बात है कि कोई भी चुनाव हो, कोई भी बड़ा चुनाव या छोटा चुनाव हो, या फिर जहां पर जीत सुनिश्चित हो, वहां पर भी पूरी ताकत अपनी झोंकती है। अभी हाल ही में देखा गया गोला विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। तमाम जो मंत्रियों की फौज वहां लगा दी गई थी, बूथ अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष, सब बराबर रूप से आज जो है चुनाव प्रचार कर रहे थे। और हालांकि वहां पर जो पहले की स्थिति लोग वहां जानकार कह रहे थे कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना तय माना जाता, लेकिन सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा था। अब मैनपुरी की बारी है, मैनपुरी में भी ताकत ढुकी जा रही है। एक और जहां समाजवादी पार्टी जो पूरा कुनबा है, यादव कुनबा, वो इस समय वहां पर डटा हुआ, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, डिंपल यादव की, शिवपाल सिंह यादव खुद डटे हुए, रामगोपाल यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी इस समय मैनपुरी में डटे हुए। दूसरी ओर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं वो इस समय वही हैं। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री मैनपुरी के बाद आगरा जाएंगे। आगरा में तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। हालांकि अगर समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक रूप से इतनी आगे रहती है कि शायद तमाम पार्टियों को समझ में नहीं आता, और इसी का फायदा जब चुनाव होते तब मिलता है। अभी कुछ ही दिनों में पूरी संभावना है अगले महीने में किसी दिन आज जो है निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, और ठीक उससे पहले मुख्यमंत्री लगभग सभी जो नगर निगम वाले जिले हैं उनका दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 7 जिलों का दौरा कर चुके हैं, जिसमें गाजियाबाद शामिल है, फिरोजाबाद शामिल, अलीगढ़, झांसी, प्रयागराज और गोरखपुर, अयोध्या शामिल है। आज आगरा जाएंगे। आगरा में जाकर के तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। आगरा में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वहां की कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा कर सकते हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो आज सौगात मुख्यमंत्री वहां की जनता को देंगे, इसका फायदा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलना निश्चित माना जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ में हरेंद्र दुबे भी इस वक्त जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज गोरखपुर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? देखिए, हम इस समय उस जगह पर मौजूद है जहां पर 1000 हिंदू परिवार के लड़के और लड़की एक दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधेंगे। खासतौर से 35 मुस्लिम परिवार की लड़कियां जो है कि और लड़के दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधेंगे। तो खासतौर से हम उस जगह को दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है, किस तरह से जोड़े अपने अपने जो बेदियां हैं, बेदियों पर बैठे नजर आ रहे हैं खासतौर से। और यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इसमें सबसे बड़ी बात रही कि आज के इस कार्यक्रम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शिरकत कर रहे हैं और वर वधू को अपना आशीर्वाद देते नजर आएंगे। खासतौर से कुछ जोड़े हमारे साथ मौजूद हैं, उन जोड़ों से बात करेंगे कि आज किस तरह से खुशी देखने को मिल रही है और क्या रहा आज, किस तरह से खुशी आप लोगों को मिल रही है। जी सर, खुशी तो बढ़िया मिल रही है, अच्छी चीज है। मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। जी सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी। अभी आप देख रहे हैं कि जिन जोड़ों से बात की गई उनका मानना है कि आज मुख्यमंत्री हमारे बीच में है और मुख्यमंत्री के हाथों से हमें आशीर्वाद मिलेगा। मुख्यमंत्री के उपस्थिति में हमारा जो विवाह होगा खास तौर से। और जी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता जिला प्रशासन कर रखा है। खास तौर से अभी गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री का जनता दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद वो जो है कि गुरुद्वारा जाएंगे, वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीधे वो चंपा देवी पार्क पहुंचेंगे, जहां पर 1000 हिंदू परिवार के जो नव दंपति में बंधने वाले उनको आशीर्वाद देते नजर आएंगे और उनका संबोधन भी सुनने को मिलेगा। खासतौर पर तो सुरक्षा की बात अगर की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उसके बाद यहाँ से वो मैनपुरी और आगरा के लिए रवाना होंगे। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। अश्विनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए गोरखपुर तो उनका खुद का क्षेत्र है, काफी लंबे समय से जनता उन्हें लगातार वहां से चुनती रही, कभी सांसद के रूप में। तो इस बार अगर देखा जाए तो इस बार भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने क्षेत्र में योजनाओं का शुभारंभ करते रहते हैं, तमाम योजनाओं की सौगात वहां के लोगों को देते हैं। और इस बार जो आज का जो कार्यक्रम है वहां पर 1000 जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसका आने वाले नगर निकाय के चुनाव पर क्या कुछ असर हमें देखने को मिल सकता है? अश्विनी,
बिल्कुल कोई व्यक्ति होता है, सबसे ज्यादा उसकी पहचान उससे होती है कि उसने अपने घर में कितना काम किया, उसका घर कितना बेहतर है। क्योंकि अगर सवाल उठता है तो कि पूछा जाता है कि आपने घर कैसा अपना बनाया, बाकी बातें बाद में। आम मुख्यमंत्री बतौर जो सांसद रहे उस दौरान भी उन्होंने काम किया। हालांकि उस समय उनके पास इतने अधिकार नहीं थे कि वो कुछ ज्यादा कर पाते, एक सीमित अधिकार थे, सरकारें दूसरी पार्टियों की थी तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही उनको अधिकार मिला, उनके हाथ में सत्ता आई, उन्होंने गोरखपुर का कायाकल्प कर दिया। और सिर्फ गोरखपुर का कायाकल्प नहीं किया, पूर्वांचल के तमाम ऐसे बड़े जिले हैं, चाहे गोरखपुर की बात करें या फिर बनारस की बात करें या फिर अयोध्या की बात करें, ये वो जिले हैं जो हमारी आस्था के केंद्र भी हमेशा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते ही मुख्यमंत्री ने इनका डेवलपमेंट किया। एक और तो दो दोहरी नीति अपनाई मुख्यमंत्री ने। कहावत है, एक तीर से दो शिकार मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए। कुछ ऐसा किया गया कि एक और धार्मिक नगरियां जो थी उनका विकास किया गया, दूसरी ओर जो पर्यटन को लेकर के बढ़ावा दिया गया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का मानना है कि अगर किसी भी जिले में पर्यटक बढ़ते हैं, पर्यटक बाहर से आते हैं, तो निश्चित तौर पर उस जिले का विकास और उस जिले की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका बढ़ना तय है। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है गोरखपुर में लगातार डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। तमाम ऐसे काम जो कई सालों से रुके हुए थे उनको शुरू किया गया। अभी हाल ही में एक पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था जो गोरखपुर से एक दूसरे जिले को जोड़ता है। निश्चित तौर पर यह पुल लमसम 20 सालों से लटका पड़ा हुआ था और इसकी सुनवाई कोई नहीं करता। लोगों का कहना था कि इस पुल के बनने से लमसम 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है वो दूसरे जिले में जाने के लिए कम पड़ गई। निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा लोगों जनता को हुआ, लेकिन तमाम सरकारें आती जाती ने ध्यान नहीं दिया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, उन्होंने गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश के तमाम जो जिले हैं, जो साहित्यिक नगरी है या फिर युग है, जो हमारी धार्मिक नगरी, उनके विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज अगर बात करते हैं काशी की, काशी एक मॉडल के रूप में डेवलप हो रहा हो। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया है उनकी ही देन है। उन्होंने उसको समझा और जो लोगों की भावनाएं थी उनके अनुरूप कार्य किया। लोग भी इससे खुश हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अगर राजनीतिक रूप से देखें, निश्चित तौर पर अभी हाल ही में निकाय चुनाव होना है, तो ऐसे में गोरखपुर को लेकर के लोग भारतीय जनता पार्टी ना तो चिंतित है, ना ही वहां के लोग जो चिंतित है। वहां के लोगों का कहना है, चाहे वो आम जनता हो या फिर कोई नेता हो, सबका कहना है कि बाबा ने इतना विकास कर दिया, यहाँ पर इतना काम कर दिया है कि जनता इसके सिवा कुछ चाहती ही नहीं है। निश्चित तौर पर अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए, देखा गया किस तरीके से विधानसभा चुनाव में लोग जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया। हालांकि बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन दावे सारे फेल हो गए और जनता ने काम को बेहतर तरीके से स्वीकार किया। पूर्वांचल की बात करें, गोरखपुर की बात करें, एक समय था यहाँ पर गुंडा राज था, तमाम माफिया थे जो पनप रहे थे, आए दिन हत्याएं होती थी, सड़कों पर गोलियां चलती थी और सबसे ज्यादा दिक्कतें आम जनता को इसी से होती थी। मुख्यमंत्री ने इस पर सबसे ज्यादा काम किया, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया और कानून व्यवस्था जब बेहतर हुई तो निश्चित तौर पर लोगों को इसका फायदा मिला और जब लोगों को फायदा मिला तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से स्वीकार किया। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अश्वनी, और हरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख कर लेते हैं रायबरेली से, जहां पर तेज रफ्तार दो ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई। इस भीषण हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार में थे ये दोनों ट्रक और इन दोनों ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायबरेली से, जहां पर आज सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस तेज रफ्तार के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायबरेली से। इस भीषण हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हुई है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रही है, देखिए इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था और ये टक्कर कितनी जोरदार हुई है। अधिक जानकारी के साथ रायबरेली से संवाददाता असद खान जुड़ गए। असद, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस हादसे को लेकर? देखिए, देर रात की ये घटना है और 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये एक सुल्तानपुर से बांदा की तरफ जा रहा था और एक फतेहपुर से लोड करके जो बौरंग लोड होती है उसको लेकर वो आ रहे थे। तो इनके सामने आमने सामने करीब देर रात हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए असद। और चलिए ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं, जो है नोएडा से, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस से लुटेरे की मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि मुठभेड़ में लईक नाम के लुटेरे के पैर में गोली लगी है।
घायल लुटेरे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कब्जे से अवैध तमंचा, 3 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की गई है। लुटेरे पर दिल्ली एनसीआर में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। लुटेरे की पुलिस से ये मुठभेड़ सेक्टर 43 में हुई है। तो आपको बता दें कि लुटेरे के पास से अवैध तमंचा, 3 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद की गई है। इस लुटेरे पर दिल्ली एनसीआर में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और ये मुठभेड़ नोएडा के सेक्टर 43 में हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस से ये मुठभेड़ हुई है नोएडा के अंदर। तो आपको बता दें कि कब्जे से अवैध तमंचा, 3 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद की गई है बदमाश के पास से। लुटेरे पर दिल्ली एनसीआर में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद में पुलिस चेकिंग के दौरान इस लुटेरे को पकड़ा गया है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, लगातार पुलिस ऑपरेशन चला रही है, लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और जिले के अंदर लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि साफ तौर पर कह दिया है, अगर जो जिस तरीके से ये अपराध करोगे, या तो अपराधी अपराध छोड़ दे, नहीं तो जिले को छोड़ के भाग जाए। लगातार पुलिस मुठभेड़ हो रही है। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक सातिर बदमाश, जो इसका नाम लाइक बताया जा रहा है, जिस पर 2 दर्जन दिल्ली एनसीआर के अंदर मुकदमे हैं, लगातार आम लोगों से, राहगीरों से लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। जिस तरीके से पुलिस मुठभेड़ में उसको गोली लगी है, गोली लगने पर उसके कब्जे से 3 मोबाइल लूटे हुए, 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, उसके पास से कारतूस बरामद हुए हैं। और कहीं ना कहीं जानकारी यह है कि सबसे बड़ी बात है कि एक कुख्यात टाइप का अपराधी था, जो चकमा देकर अचानक से ही सेकंडों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। और कहीं ना कहीं जो ये फरार चल रहा था, अब इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर 39 पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है और इसका आपराधिक इतिहास भी और देखा जा रहा है। लगभग अब तक जो है 2 दर्जन से अधिक इसके खिलाफ मुकदमे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। ठीक है, आप बने रहिए निशांत, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। नोएडा से ही है, जहां पर सेक्टर 26 के सीएसडी कैंटीन के मैनेजर की तरफ से हंगामा देखने को मिला है। एलआईजी फ्लैट्स सेक्टर 99 के गेट पर यह हंगामा किया गया है। बिना किसी बात के गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दें कि नोएडा में आए दिन थप्पड़बाज सिक्योरिटी गार्ड पर हावी हो रहे हैं। सेक्टर 39 थाना इलाके का यह पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत लगातार जुड़े हुए। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस खबर को लेकर? बिहार का मामला है, जहां मैनेजर जगबीर सिंह, जो जलवायु बिहार के हैं, एलआईसी के, उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया सेक्टर 99 की गेट पर और कहीं ना कहीं जमकर उन्होंने हंगामा किया। और थप्पड़ जो जड़ा जाता है वो एक गार्ड को पीटा जाता है, सिक्योरिटी गार्ड को। सिक्योरिटी गार्ड पर न गलती होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये उनको थप्पड़ जड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के जो मामले हैं वो आए दिन आ रहे हैं। सुरक्षा जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, उनको आए दिन पीटा जा रहा है। इस तरीके की जो करतूतें हैं, मामले हैं, वो लगातार आ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो दबंग टाइप के लोग हैं उनको खौफ नहीं है। अब ये मामला थाना सेक्टर 39 का है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी साफ देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो दबंग मैनेजर जगबीर सिंह, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने गार्ड को थप्पड़ मारा है। हालांकि अब कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निशांत। तो ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है नोएडा से, जहां पर एक तरह से देखा जाए तो गार्ड के ऊपर थप्पड़ों की बरसात आए दिन आजकल हो रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई भी इस तरीके के मामलों पर की जाती है। और इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। बाकी आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।